हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 की हिस्ट्री और क्लास 9 में हम लोग चैप्टर 2 को देख रहे थे। चैप्टर 1 हमारा कंक्लूड हो चुका है पहले और चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ रहे थे सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। इस दोनों टॉपिक को हम लोगों ने क्या कहा था कि अलग अलग करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यूरोप में समाजवाद जो है वो कैसे आता है या फिर समाजवाद क्या है, इसके बारे में हम लोग अपने सैटरडे की क्लास में हम लोग समझ चुके हैं कि यूरोप में समाजवाद का उदय कैसे होता है। इस चीज को हम लोगों ने देखा और बात की बहुत सारी चीजों पे कि समाजवाद का प्रचार प्रसार कैसे हुआ। इसी पे आधारित समाज में यूरोप में जो घटना घटी समाजवादी विचारधारा पे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी जिसे आज हमें पढ़ना है। वो हमारा है रशियन रेवोल्यूशन, रूस की क्रांति। रूस की क्रांति जो है वो विश्व के इतिहास में, आधुनिक विश्व के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना है। तो आज हम लोग इसी क्रांति के विषय में बात करेंगे। फिर से वही बात जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय कहा था कि क्रांति कोई अचानक नहीं होती है, जब इच्छा किया मन किया क्रांति कर दें वैसा तो होता नहीं है। उसके पीछे क्या होता है, कुछ रीजन होता है, कारण होता है। वहाँ की पॉपुलेशन, जनसंख्या, आबादी, उस कंट्री में रहने वाली अपने प्रेजेंट एग्जिस्टेंस गवर्नमेंट के प्रति क्या होती है, असंतुष्ट होती है, तभी क्रांति होती है। हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही देखा। बात ऐसे ही हम लोग इसी तरह की बातों की चर्चा हम लोग रशिया में भी करेंगे। रशिया का भी हालात को देखेंगे और जानेंगे कि रशिया में रशियन रेवोल्यूशन क्यों हुआ, रूस में रूस की क्रांति क्यों हुई। तो ये रूस की जो क्रांति है उसको हम लोग दो क्रांति के रूप में देखेंगे। एक तो पहला हमारा फरवरी 1917 में क्रांति होता है, उसे देखेंगे, और दूसरी क्रांति जो हमारी है वो अक्टूबर में 1917 में क्रांति हुई, उसको जानेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट क्रांति, और इसे ही हम लोग रूस की क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। आज हम लोग छोटे छोटे सेगमेंट में यानी कि कारणों से पहले की चर्चा करेंगे और बात करेंगे रशिया की, रूस की अवस्था को देखेंगे कि ऐसी क्या अवस्था है कि रूस में क्रांति हुई। जैसे हम लोगों ने देखा कि फ्रांस में क्रांति हुआ तो उसके पीछे कुछ कारण था, और फ्रांस की क्रांति ने पूरे विश्व समुदाय को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का पाठ पढ़ाया। हम लोग ये बात कर चुके हैं पहले से। तो इसी से प्रभावित होके रशिया भी अछूता नहीं रह सकता था। रशिया जो है वो यूरोप का सबसे यूरोप के पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एरिया वाइज कंट्री, और बावजूद इसके ये यूरोप में सबसे पिछड़ा हुआ औद्योगिक देश है रूस का। ये जो समीकरण है, जो हम लोग क्या बात किए, समाजवाद की बात किए, तो हम लोग ने देखा कि समाजवाद का उदय तभी होता है, किसके खिलाफ में होता है, पूंजीवाद के विरोध में होता है। समाजवाद हम लोगों ने ही जाना कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई और फलस्वरूप मजदूरों में, किसानों में क्या हुई, असंतुष्टि हुई। इसी पूंजीवाद के खिलाफ में समाजवादियों का उदय होता है, हम लोगों ने ही देखा। जबकि हम बात कर रहे हैं कि रशिया जो है यूरोप में सबसे पिछड़ा हुआ औद्योगिक देश है, और यहाँ पे रशिया में दो क्रांति हुई। 1917 की अक्टूबर क्रांति को, जिसे हम लोग बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं, और एक स्टार्टिंग में फरवरी की 1917 की क्रांति। और यह क्रांति जो था, हम लोगों ने क्या बात किया कि दो भागों में हुआ। जिसे हम लोग फरवरी की क्रांति बता रहे हैं 1917, अगर हम इंग्लिश कैलेंडर की बात करेंगे तो मार्च में देखने को मिलेगा, मार्च 1917। और जिसकी अक्टूबर की क्रांति बता रहे हैं रशियन कैलेंडर में अक्टूबर, और अगर हम लोग इंग्लिश जो हम लोग प्रेजेंट कैलेंडर चलाते हैं उसकी बात करेंगे तो वो नवंबर 1917 की क्रांति के रूप में हम लोग देखने को पाते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, वहां क्रांति क्यों हुई, क्रांति के समय रूस की सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे। हमने पहले ही बताया क्रांति तभी होगी जब वहां का सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति प्रजा के अनुकूल नहीं होगी, तभी प्रजा के मन में क्रांति के प्रति ये होगी, चेतना जागरूक होगी। तो वह हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहाँ के पहले राजनीतिक माहौल को देखते हैं, रशिया का कंडीशन को देखते हैं कि रशिया का भूभाग कैसा है, इसको देखते हैं। जब क्रांति की बात हम कर रहे हैं तो क्रांति के से पहले 1914 में 1914 की बात करते हैं, रूसी साम्राज्य को 1914 से देखते हैं।
तो 1914 में रूस का जो जार था, जार हम किसको कह रहे हैं, जार कह रहे हैं हम लोग रशिया के राजा को जार कहा जाता था। 1914 में रूस पे जार निकोलस द्वितीय का शासन हुआ करता था और उसके समय में मास्को का जो रशिया का जो क्षेत्र था वो काफी विशाल था। आज का जो हम रशिया बात कर रहे हैं, आज जो देख रहे हैं 1990 के बाद का रशिया है। इससे पहले का जो रशिया था 1990 से बिफोर की जो रशिया थी उसमें उसका जो क्षेत्र था वो क्षेत्र जो था इसमें आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये सारे कंट्री उसमें रशिया में शामिल थी। यूएसएसआर के नाम से इसे जाना जाता था। उस समय हम लोग इसे यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है। आज हम लोग क्या केवल देख रहे हैं रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स सोवियत डिवाइड हो गया 1990 में और आज हमारे पास केवल रूस बचा। तो ये बहुत बड़ा इलाका रूस, यूरोप का और एशिया का आधा पार्ट को घेरे हुए था। यूरेशिया इस पार्ट को घेरे हुए था, तो बहुत बड़ा इलाका। और साथ ही साथ ये जो था रूस जो था ये हमारा प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। प्रशांत, ये साम्राज्य जो था कहाँ तक फैला था, प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। साथ ही साथ अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। बहुत बड़ा ये भूदृश्य। अब इतनी बड़ी कंट्री, नेचुरली समस्या तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अलग कंट्री, इतने बड़ा कंट्री, अलग अलग यहाँ पे कम्युनिटी हो जाएंगे, समुदाय के लोग हो जाएंगे, पहनावा, संस्कृति, कल्चर, खाने पीने का तरीका, रहन सहन, सब कुछ अलग अलग, व्यवसाय, सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, तो इतने बड़े कंट्री में धार्मिक माहौल भी अलग अलग। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत थे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा वहाँ और भी बहुत सारे समुदाय, धर्म के लोग रहते थे, जैसे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, उसके अलावा मुस्लिम, बौद्ध। अब समझ में आ रहा है ये सारे अलग अलग धर्म के कारण भी क्या हो सकता है, विवाद हो सकता है। ये जो रसिया अभी टूट के अलग एक छोटा सा कंट्री रसिया बन गया और फिनलैंड, अजरबैजान, लिथुआनिया, बेलारूस सब अलग हो गए। तो ये सब कैसे अलग हो गए, तो ये सब धर्म के नाम पे ही अलग हो गए। तो बहुत बड़ी समस्या ये। यहाँ का हम लोगों ने क्या देखा, रशिया क्रांति से पहले रशिया का भौगोलिक दृश्य देखा, वहाँ की राजनीतिक माहौल को पहले समझा और क्या बात किया, उतने बड़े इलाकों में किसका शासन था, जार निकोलस द्वितीय का शासन था। अब हम यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। क्रांति होने से पहले हम लोग क्या जानेंगे कि रसिया का अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा था। तो हम लोग स्टार्टिंग से बात करके आए हैं कि रसिया जो था यूरोप में औद्योगिक तंत्र में सबसे क्या था, पिछड़ा हुआ कंट्री था। यहाँ की रसिया की 85% आबादी क्या करती थी, कृषि कार्य करती थी। जबकि हम शुरू से जान रहे हैं, बात कर रहे हैं कि यूरोप औद्योगिकरण में आगे था, जागरूक था। लेकिन अगर हम रशिया को देखें तो यहाँ की 85% आबादी जो थी किस कार्य में संलग्न थी, अभी भी कृषि कार्य में संलग्न थी। जबकि हम फ्रांस में देखें, जर्मनी में देखें तो मात्र 40 से 45% ही आबादी क्या थी, कृषि कार्य किया करती थी। बाकी सब औद्योगिकरण के रूप में आगे बढ़ चुके थे। लेकिन इनका हाल भी रसिया में वही था। केवल रूस में 2 ही शहर थे जो औद्योगिक सिटी था, एक हमारा मॉस्को और दूसरा सेंट पीटर्सबर्ग। यही मात्र 2 औद्योगिक सिटी थे। बाकी पूरे रशिया में क्या होता था, कृषि होता था। वहाँ आय का स्रोत क्या था, कृषि था। तो हालांकि ज्यादातर उत्पादन यहाँ जो क्या करते थे, कारीगर लोग ही करते थे। लेकिन कारीगरों को क्या मिलता था, वर्कशॉप के साथ साथ बड़े कल कारखाने में भी काम करना पड़ता था। जब हम 1890 के दशक में देखेंगे तो क्या देखेंगे कि मजदूरों की स्थिति में और कारीगरों की स्थिति में क्या हो रहा है, काफी गिरावट आ रही है। रेल नेटवर्क अब जोड़ा जाने लगा, औद्योगिकरण यहाँ भी आने लगा। तो क्या होने लगा, उसी समय रूसी उद्योग में विदेशी निवेश भी तेजी से आने लगे। अब क्या होने लगा कि रूस औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ निवेश कौन कर रहे हैं, विदेशी लोग निवेश के लिए आ रहे हैं। इस काम में, औद्योगिकरण में या ज्यादातर कारखानों में उद्योगपति जो क्या थे,
निजी संपत्ति वाले ही थे। ये गवर्नमेंट का संपत्ति नहीं था होता था, या गवर्नमेंट के कंपनी नहीं होती थी जहां लोग काम करते थे। प्राय जो ये था, तो हम लोग स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, औद्योगिकरण की जब बात कर रहे हैं या पूंजीवादी वर्ग की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कंपनी कारखाने जो होते थे वो किसी के हाथ में होते थे, किसी निजी भूस्वामित्व के हाथ में ही हुआ करता था। रशिया में भी ऐसा ही। और मजदूरों को क्या मिलता था, यहाँ न्यूनतम वेतन मिलता था। अब काम भी ज्यादा लिया जाता था, वेतन भी उनको कम मिलता था। यही हाल फीमेल मजदूरों का भी था। 31% यहाँ महिलाएं मजदूर थी, जबकि उनकी वेतन जो थी, काम की पारियां समान थी और वेतन जो था वो पुरुषों से आधा या 1/3 तक हुआ करता था। तो ये महिलाएं मजदूर की भी हालत जो थी क्या थी, काफी दयनीय थी। 1914 में फैक्ट्री में मजदूरों में औरतों की 31% हालत होने के बाद भी ये कंडीशन देखने को मिल रहा है। 1914 की बात इसलिए कर रहे हैं कि 1914 तक में क्या स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है। औद्योगिक सामान की क्या हो चुकी है, आवश्यकता बहुत ज्यादा रेज हो चुकी है। हालांकि अभी तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रसिया जो है वो शामिल नहीं हुआ है, 1917 की क्रांति के बाद ही होता है। लेकिन उसके पहले की अवस्था देख रहे हैं कि औद्योगिकरण पे अभी जहां जोर दिया जा रहा है, वहां पे रशिया की क्या अवस्था है। और साथ ही साथ मजदूर वर्ग की अगर हम बात करेंगे तो मजदूर वर्ग में भी क्या है, आपस में काफी भेद है ना। जो धातु मेटल बनाने वाला काम करते हैं, जैसे सोना उना का काम करते हैं या लोहा का काम करते हैं, वो धातु बनाने वाले जो मजदूर हैं वो क्या मजदूर कहलाते हैं, वो मजदूर जो हैं इन लोग के बाकी मजदूरों से क्या कहलाते हैं, अपने आप को सुपेरियर समझते हैं, धातु बनाने वाले मजदूर। तो मजदूरों के भी क्या देखने को मिलता है, आपस में कैटेगरी देखने को मिलता है। छोटे क्लास के मजदूर, कुछ मजदूर तो ऐसे हैं, किसान ऐसे हैं कि पूंजीवादी किसान हैं, वो नौकर रख के अपने यहाँ खेतों में ये क्या करवाते हैं, खेती करवाते हैं। तो मैंने क्या बात कहा कि मजदूरों की कैटेगरी हो गई है, छोटे मजदूर, बड़े मजदूर। तो लेकिन जब इनमें विभेद होता था, यानी कि मिल मालिक मजदूरों को निकाल देता था नौकरी से, तब इनमें यूनिटी हो जाती थी। ये लोग क्या करते थे, कल कारखाने में जाके अपने मिल मालिक के खिलाफ में धरना प्रदर्शन करते थे, हड़ताल करते थे। उस समय ये लोग क्या हो जाते थे, यूनाइट हो जाते थे। देहात की ज्यादा जमीन जो थी वो किस पे थी, निर्भर थी, किसान के खेती पे निर्भर थी। विशाल संपत्तियों का सामंत राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च पे क्या होता था, कब्जा होता था। जितना भी ये थे जमीन थे, विशाल सामंतवादी थे, और उस पर किसका शासन हुआ था, राजशाही फैमिली का और चर्च का, ऑर्थोडॉक्स चर्च जो थे उनका खेतों पे क्या होता था, शासन होता था। तो ये तो था रूस का अर्थव्यवस्था। तो रूस में अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था जो थी क्या थी, वो काफी दयनीय थी। अब हमें समझ में आ रहा है, जो हम लोगों ने राजनीतिक बात की रूस की और वहां की आर्थिक व्यवस्था को देखा, तब हमें समझ में आ रहा है कि रूस में इस तरह का निरंकुशता थी, स्वेच्छाचारिता थी। तो इन दोनों चीजों की वजह से, निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता या किसी एक सिंगल व्यक्ति के शासन की वजह से जारशाही से क्या लोग हो चुके थे, तबाह हो चुके थे, तंग आ चुके थे। और इस समय रूस में समाजवाद तेजी से क्या होने लगा, प्रज्वलित होने लगा। एक नया विचारधारा कॉन्सेप्ट, जिससे लोगों को क्या लगने लगा, इससे हमें क्या मिलेगा, राहत मिलेगा। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले रूस में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को क्या कर दिया जाता था, गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता था। इससे पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहां क्या थी, कानूनी पार्टी नहीं थी। एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया गया, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, 1898 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया गया, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। कब बनाया गया, 1898 में। जाहिर सी बात है ये भी गैर कानूनी पार्टी ही, जार इसे क्यों मान्यता देगा। हमने तो पहले से चर्चा किया कि 1914 से पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई रशिया में, उसको क्या कहा गया, गैर कानूनी पॉलिटिकल पार्टी कहा गया। 19वीं सदी के में
आते आते तक ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफी सक्रिय हो गए, है ना, 19वीं सेंचुरी तक आते आते, क्योंकि इससे पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनाता था जार उसे क्या कहता था, ये गैर कानूनी, नुक छिप के लोग काम करते थे। तो 19वीं सेंचुरी तक आते आते तक अब समाजवादी जो थे रशिया में काफी क्या होने लगे, सक्रिय होने लगे। इन्होंने एक अपना अलग से पार्टी बनाया। कब बनाया? 1900 में, सन 1900 में, जिसका नाम रखा सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी दल। कब बनाया गया? 1900 में। ऊपर वाला मिटा देते हैं तो नीचे लिखते हैं सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। पार्टी ये कब बना? हमारा 1900 में बना। और इसमें किसानों के अधिकारों के संघर्ष के लिए बात कही गई इस पार्टी में। तो इस तरह से रशिया में क्या उदय होता है? समाजवाद का उदय होता है। समाजवाद के उदय के पीछे हम लोगों ने रशिया में क्या कारण देखा कि रूस में जो राजनीतिक अवस्था थी, सामाजिक अवस्था थी और आर्थिक अवस्था थी, वो एक आम आदमी यानी कि किसानों के और कामगारों के हित में नहीं था, जिसके फलस्वरूप रूस में क्या उदय हो रहा है? समाजवाद का उदय हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि रूस में क्रांति क्यों हुई। तो हमने बात किया कि रूस में मेनली दो क्रांति हुई। एक हुआ मार्च का क्रांति 1917 और दूसरा हुआ नवंबर का क्रांति 1917। जो हम लोग रशियन के कैलेंडर में देखेंगे तो उसका फरवरी क्रांति हो जाएगा और रशियन कैलेंडर में इधर क्या हो जाएगा? अक्टूबर की क्रांति। तो फरवरी क्रांति से पहले एक घटना घटी, 1905 की घटना घटी, खूनी रविवार की घटना घटी, जिसके कारण रूस में क्या होता है? फरवरी की क्रांति होती है। तो इन दो क्रांतियों के बारे में हम लोग अलग से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि छोटे छोटे अगर टॉपिक को करके पढ़ेंगे तो अच्छे से हम लोग समझ सकेंगे। तो रूस में समाजवाद का उदय कैसे होता है, इस यहाँ तक आज हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, बात करेंगे कि रूस में फरवरी की क्रांति क्यों हुई। तो फरवरी की क्रांति क्यों हुई उसको जानने से पहले हम लोग क्या बात करेंगे? 1905 की रशियन रेवोल्यूशन को देखेंगे और उसके बाद हम लोग फरवरी क्रांति 1917 की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।